गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने इस सेशन में नायब तहसीलदार में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो इसमें हम ना कि केवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक बार ट्रेंड एनालिसिस कर लेंगे कि अगर प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से कितने क्वेश्चंस आए हैं नायब तहसीलदार में। मोर ओवर ज्योग्राफी डोमेन से ना कि केवल सवाल आए हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिनसे सवाल आए हैं, ताकि इन ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे हम अपने आगे की रणनीति बना सकें या स्ट्रैटेजी डिवाइस कर पाए। तो क्योंकि ये सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जैसा मैं हर सेशन में भी आपको बोलता हूं कि इसमें बहुत स्ट्रैटेजिकली हमें चलना होता है। रैंडम पढ़ने से जरूरी नहीं है कि आपके मार्क्स ज्यादा है। तो अगर आप जो स्ट्रैटेजिकली या सही डायरेक्शन का मतलब होता है कि यू शुड नो कि किस एरियाज पे कितना फोकस करने से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी एनालिसिस होता है। ऑलराइट, तो इसी तहत मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे मैंने अगर जो कमीशन ने सिलेबस प्रपोज किया है, कमीशन ने सिंपल एक शब्द लिख दिया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सिर्फ एक शब्द के बेसिस पे ये क्वेश्चन डिवाइस कर रहे हैं। लेकिन अगर इनके नेचर ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे तो जरूरी नहीं है जो क्वेश्चंस हैं वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आए हैं। हमारे क्वेश्चन सोलर सिस्टम से भी आए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से भी आए हैं, वर्ल्ड लोकेशन से आए हैं और वर्ल्ड रिसोर्सेज से आए हुए सवाल हैं। तो इसलिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो इन्होंने लिखा गया है, हम एक्सप्लिसिटली इसी के ऊपर भरोसा करके पेपर देने नहीं जा सकते। सबसे पहले ये चीज हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात, अब जब हम नेचर ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे तो हम देख लेंगे जो उनकी ओरिएंटेशन है वो फैक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है या टफ है, तो कितनी लेवल पे टफ है। ऑलराइट, जैसे अगर हम 2017 में देखें तो 2017 में इन्होंने ज्योग्राफी से मात्र 2 सवाल पूछे। लेकिन अगर 2018 में देखें तो 18 में इन्होंने 19 सवाल पूछे आउट ऑफ 40। जैसा कि इन्होंने अपना मेंशन किया था क्राइटेरिया कि 40 सवाल जनरल स्टडीज से आएंगे, 50 सवाल करंट अफेयर से आएंगे और 30 सवाल हिमाचल जीके से आएंगे। तो आउट ऑफ 40, 19 क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी, व्हाइल इन 2017 2 क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड। तो इसका मतलब है कि हम ये ना सोच के जाएं कि पेपर बैलेंस होगा और अगर हमने कोई कंपोनेंट छोड़ दिया तो हो सकता है उस कंपोनेंट में से सबसे ज्यादा सवाल आ जाए। ठीक है, तो हम कोई भी कंपोनेंट को छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते नायब तहसीलदार के एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, तो ये ट्रेंड एनालिसिस करना आवश्यक था। दूसरी बात, अब नेचर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं 2017 में क्या क्वेश्चन है। 2017 से फिजिकल ज्योग्राफी के डोमेन से, इंडिया फिजिकल सेटिंग से एक सवाल आया है कि बॉमडिला पास कहां है। ये सवाल एज इट इज एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से पूछा गया सवाल है, जिसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगर आप इंडिया के माउंटेन पासेस पढ़ेंगे, जिन्होंने हमारे साथ तैयारी करी उनके नोट्स में इंक्लूडेड है। इंडिया के माउंटेन पासेस हमने डिटेल में दिए हैं और उसमें से एक पास है बॉमडिला पास, जो अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर के साथ ये लगता हुआ पास है। नाथुला एंड जेपला, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पास हो जाते हैं सिक्किम के। तो अलग अलग एरियाज के पासेस हैं। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में मेजॉरिटी पासेस है, क्योंकि जो हाइट है वो यहीं पे सबसे ज्यादा है हिमालयास की। ऑलराइट, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के डोमेन से है, जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स या प्रोटेक्टेड एरियाज। नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत ही ये आता है कि नेचुरल वेजिटेशन को अगर प्रोटेक्ट करना है तो क्या इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं, तो वो बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाती है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती है। उसी तहत ये सवाल है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहां है। हिंदुस्तान में जो बायोस्फीयर रिजर्व है 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो आपको पता होने चाहिए उनके स्टेट वाइज और उसमें कौन सा प्रोटेक्टेड एनिमल सबसे ज्यादा जिसपे फोकस किया जा रहा है। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इज इन सिक्किम, ये इसका सही आंसर है। इसका एक मैप है जिसमें सारे बायोस्फीयर रिजर्व डिपिक्टेड हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। और 2019 में इसी बायोस्फीयर रिजर्व से 2 सवाल और आए हैं कि पंचमारही बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट में है, और ये 2019 में 2018 का आया हुआ सवाल है फिर। ऑलराइट, चलिए 2 ही क्वेश्चन 2017 में आए, जैसा कि मैंने आपको बताया। 2018 में 19 क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी की डोमेन से। उन क्वेश्चंस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। एट विच प्लेस, उत्तराखंड में कौन सी एक लेक है जिसको रूपकुंड बोला जाता है। काफी ऐसा सवाल है जो बहुत पॉपुलर लेक नहीं है, जरूरी नहीं है जिसने तैयारी करी है उसने ये पढ़ा है। जब हम मेजर लेक्स भी पढ़ाते हैं तो रूपकुंड कुछ टीचर्स डाल देते हैं नोट्स में, कुछ नहीं भी डालते तो कोई बड़ी बात नहीं है। द राइट आंसर इज चमोली डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, चलिए जी। What is the line of map joining places with equal amount of pressure? बहुत सिंपल सवाल है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल है कि अलग अलग टाइप की एक लाइन जो 2 सेम प्रेशर के पॉइंट को जोड़ती है उसको बोला जाता है आइसो बार। आइसो, और बाकी इसके अंदर देख रखे आइसो हाइट उस लाइन को बोला जाता है जो सेम लेवल ऑफ क्लाउडीनेस को डिपिक्ट करती है, सेम लेवल ऑफ क्लाउडीनेस। ऑलराइट,
चलिए जी, नंबर थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल, रिन्यूएबल नहीं, नॉट अ रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? वो एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, जैसे विंड कभी खत्म नहीं होगी, वाटर कभी खत्म नहीं होगा, सन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कोल इज अ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, तो इट इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी। सिंपल सवाल, बहुत बेसिक सवाल, छठी क्लास के एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल है। देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए, ये तो इंडियन ज्योग्राफी से आया हुआ सवाल नहीं है ना, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है इंडियन ज्योग्राफी से सवाल आए। ये नॉन रिन्यूएबल जो है, ये इंडियन ज्योग्राफी नहीं, ये जेनरिक ज्योग्राफी से आया हुआ सवाल है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में हमें पता है कि अगर हमने सोलिस्टिस सिस्टम, अर्थ के रोटेशन को पढ़ा है, तो हमने देखेंगे कि अर्थ का एक टिल्ट है सन की तरफ, वो टिल्ट अलग अलग सीजन में चेंज होता रहता है, 23.5 डिग्री का टिल्ट है। क्योंकि टिल्ट इस डायरेक्शन में है, तो जब अर्थ यहां पे पर्टिकुलरली इस लोकेशन पे होती है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा हीट रिसीव है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में इंसोलेशन ज्यादा है। और 6 महीने तक, इसी टाइम पे हम कहते हैं कि आर्टिक ओशन में 6 महीने की गर्मी आती है। तो यही वो टाइम है जब हम कहते हैं कि लॉन्गेस्ट डे धरती पे होता है। और क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया, तो हम कहते हैं कि 21 जून को सन की जो पोजीशन है वो इंडिया के ऊपर होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है। तो राइट आंसर इज 21 ऑफ जून। इसका अगर एक और मैप देखेंगे तो इस तरह से ये 21 ऑफ जून की सिचुएशन है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन ओवरहेड करेगा, तो नदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव होगी। तो ये एक पोजीशन है। अगर आपको रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ आपने ढंग से पढ़ा है, तो ये सवाल आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए जी, 5वां सवाल, वो कहते हैं कि लूनर इक्लिप्स के बारे में कौन सी सिचुएशन सबसे करेक्ट है। लूनर इक्लिप्स का मतलब है, लूनर का मतलब होता है मून। तो अगर मून को इक्लिप्स लग जाए, ग्रहण लग जाए, तो क्या होता है? तो आप उस पोजीशन को सबसे पहले समझिए कि मून और अर्थ और सन के बीच में मून 2 बार इस तरह से आ सकते हैं, या तो मून यहां पे होता है या मून यहां पे होता है। एक पोजीशन है जब मून, जो फर्स्ट नंबर की पोजीशन है, मून यदि यहां पर होता है, तो यहां पे मून का मतलब है ये वो दिन होता है जब मून के जब लाइट पड़ेगी, तो इस वाले फेस पे लाइट पड़ेगी जो हमें नहीं दिख रहा, हमें दिखता है डार्क फेस। इसलिए इस पर्टिकुलर पोजीशन, जब मून का हमें डार्क फेस दिखता है, हमें कोई मून नहीं दिखाता, तब इसको बोला जाता है न्यू मून डे, कि उस दिन हमें वहां से मून बनना शुरू होता है, या हिंदी में इसको बोलते हैं यहां से शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है, या इसको नो मून डे बोला जाता है, और हिंदी में इसका मतलब होता है अमावस्या। लेकिन दूसरी तरफ जब मून सन के पीछे चला जाता है, उस पर्टिकुलर पोजीशन में हमें सारी लाइट सन की मून के ऊपर गिर रही है। इस टाइम पे क्योंकि लाइट मून के ऊपर भी गिरती है, देखो अब इस पोजीशन में, जहां इस टाइम पे पर्टिकुलर ये जो पोजीशन है जिसे अम्बरा बोला जा रहा है, इस पोजीशन के अंदर अब मून सन अर्थ के कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन अर्थ सन के कंपैरेटिवली बहुत छोटी है, तो वो मून को पूरी तरीके से ढक नहीं पाती। एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है, या बहुत छोटे से पोर्शन के टाइम फ्रेम में मून जब उसको पास करता है, तो उस टाइम पे ग्रहण लगता है। ऐसे टाइम पे ये जो पोजीशन है जब मून अर्थ के पीछे होता है, इसको बोला जाता है फुल मून डे, या जिसको बोला जाता है कि इस टाइम पूर्णिमा की रात है, पूरा चांद दिखता है, क्योंकि सूरज की सारी रोशनी चांद पे गिर रही है और हमें वही वाला फेस दिख रहा होता है इस पर्टिकुलर केस में। लेकिन जब इसी पूर्णिमा की रात के समय थोड़े टाइम के लिए एक ऐसा टाइम होता है जिसको ग्रहण बोलते हैं, जब अर्थ के जस्ट पीछे मून पूरी तरीके से आ जाता है, अम्बरा पोजीशन जिसको बोलते हैं, कि ये बहुत डार्क पोजीशन होती है। इसके अलावा जो आसपास की पोजीशन है, वहां अर्थ के एटमॉस्फेयर से लाइट स्कैटर होके, रिफ्लेक्ट होके, रिफ्रैक्ट होके किसी भी माध्यम से मून तक पहुंच ही जाती है। इसलिए अर्थ मून को पूरी तरह ढक नहीं पाती, इवन इन द टाइम ऑफ, की पूरी शैडो अर्थ की मून पे गिरती जब है, जब अम्बरा पोजीशन आती है। ऑलराइट, तो मून का जो फुल मून डे है, इट इज एसोसिएटेड विद द लूनर इक्लिप्स आल्सो। तो यही वो टाइम है कि पूरा चांद दिखेगा और अचानक से चांद कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा। ऑलराइट जी, चलिए मूविंग एड विद द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डज रिश्टर स्केल मींस। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर है, जिसमें अर्थक्वेक के बारे में दिया है। वहां पे बताया है कि रिश्टर स्केल अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए होता है, एनर्जी को नापने के लिए होता है। एनर्जी मींस कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। एक और स्केल होता है, वहां पे लिखा है एनसीईआरटी में, मर्केली स्केल। मर्केली स्केल वो स्केल है जो ये नापता है कि इंटेंसिटी कितनी थी। इंटेंसिटी का मतलब है कि जान और माल का कितना नुकसान हुआ, ये डॉलर्स में नापता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एनर्जी रिश्टर स्केल ये देखता है कि कितनी ताकतवर अर्थक्वेक था, कितना रिश्टर स्केल हम बोलते हैं, जैसे भुज का अर्थक्वेक 6.7 रिश्टर स्केल का था, इतनी तबाही मचाई है।
ऑलराइट, ऐसे ही हिमाचल के लिए हम बोलते हैं कि हिमाचल इज लाइंग ऑन दी हाई रिश्टर स्केल, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग बाउंड्री के ऊपर बना हुआ स्टेट है और यहां पे थोड़ा सा भी अर्थ का पुश लगेगा तो अर्थक्वेक आ सकता है। ऑलराइट, चलिए मूविंग एट विद द 7th क्वेश्चन। लेक के ऊपर सवाल देखो, लेक बायोस्फीयर रिजर्व हिट एरियाज है। लेक के ऊपर सवाल कि चिल्का लेक कहां पर है। अगर आपको हिंदुस्तान की मेजर लेक पता है या आपने रामसर वेटलैंड साइट पढ़ा है एनवायरमेंट के अंदर कि इंडिया में रामसर वेटलैंड की साइट्स हैं, वहां पे चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट वेटलैंड साइट ऑफ लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, फ्रेश वाटर सॉरी सलाइन वाटर लेक है जो उड़ीसा के बॉर्डर के ऊपर बनी हुई लेक है। तो बी इज द राइट आंसर। और इस ये सारी इंडिया की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिसमें चिल्का लेक इज दिस वन, इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, बोथ सलाइन या फ्रेश, बोथ लार्जेस्ट लेक। और अगर डल लेक देखा जाए इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, दोनों में फर्क है। सलाइन लेक का मतलब होता है जिसमें जो है नमकीन पानी है। इसके बाद जो बड़ी लेक है वेम्बनाड इज येट अनदर लार्ज लेक ऑफ इंडिया, लार्ज सलाइन लेक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, चलिए 8th क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ट्राइबल ग्रुप मणिपुर का है। अगर आपको ट्राइब्स ऑफ इंडिया की थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए ट्राइब्स आर एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट एरिया से क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट है तो रिमोटनेस है, इनएक्सेसिबिलिटी है, तो वे ऑफ लिविंग चेंज नहीं हो पाई। जिस प्रकार से प्राचीन समय से लोग रह रहे थे वैसे ही रह रहे हैं, क्योंकि रिमोटनेस है। जैसे लाहौल स्पीति किन्नौर के हायर ऑल्टीट्यूड में ट्राइब्स रहते हैं क्योंकि वो रिमोट एंड इनएक्सेसिबल क्लाइमेटिकली हार्ड लोकेशंस हैं। उसी प्रकार से इंडिया के ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडिया या अंडमान निकोबार में जहां फॉरेस्टेड एरियाज है, इनएक्सेसिबल है, रिमोटनेस है, तो यहां पे ट्राइब्स रहती हैं। और ये ट्राइब्स आगे एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी सवाल है, वो भी ट्राइब से रिलेटेड है। तो इस यहां पूछा है मणिपुर की ट्राइब कौन सी। देखो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने मॉडर्न इंडिया भी पढ़ा है, मुंडाज इज द ट्राइब ऑफ झारखंड के आसपास की ट्राइब है, गोंड्स इज द ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया। अगर नक्सलाइट का मूवमेंट देखोगे गोंड्स द्वारा ड्रिवन है। तो अंडमान आंध्र प्रदेश के बॉर्डर, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर, मध्य प्रदेश के बॉर्डर और थोड़ा सा उड़ीसा के बॉर्डर पे गोंड ट्राइब रहती है। अलग अलग भाषाएं बोलती हैं पूरे एरियाज में। तो गोंड ट्राइब इज येट अनदर ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया। टाडाज इज द ट्राइब ऑफ टोडाज या टाडास, कर्नाटका की बहुत फेमस ट्राइब है। अंगमी इज द ट्राइब ऑफ विच इज फाउंड इन नागालैंड एंड मणिपुर। तो अंगमी इज द राइट आंसर। तो अगर आपको अंगमी नहीं भी पता फिर भी आप इसके आंसर को डिराइव कर सकते हो। जैसे ये ट्राइब्स का मैप है जिसमें टोडाज यहां पे रहते हैं, दीज आर दी गोंड्स, दीज इज द ट्राइब ऑफ संथल्स एंड मुंडास, और यहां पे हमारी नागा की ट्राइब है या अंगमी ट्राइब है। चलिए 9th क्वेश्चन, कहां पे पंचमार्ही सिचुएटेड है, बायोस्फीयर रिजर्व है। मैंने पहले भी बताया था मध्य प्रदेश, मैप में आपको दिखा चुका हूं। दिस इज द पंचमार्ही बायोस्फीयर रिजर्व। मध्य प्रदेश अकेला ऐसा स्टेट है जिसमें 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, अमरकंटक है और पन्ना है, पंचमार्ही है। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था फॉरेस्टेड एरियाज है, सेंट्रल इंडिया का पार्ट, इसलिए यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स और जगह से ज्यादा होंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्टेड एरिया ज्यादा होंगे, तो इसलिए उनको बचाने की आवश्यकता भी पड़ेगी। चलिए 10th क्वेश्चन, अफगानिस्तान और इंडिया कौन सा स्टेट जो है अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे। सिंपल सवाल है, जेएनके। जनरली लोगों को नहीं पता होता, इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विद अफगानिस्तान 57 किलोमीटर की बाउंड्री है। डेटा वेरी करते हैं अलग अलग सोर्सेस के ऊपर, लेकिन तकरीबन इतनी बाउंड्री बोला जाता है। जो जेएनके का ये वाला पार्ट है जिसको आज पीओके बोलते हैं, यहां से बाउंड्री शेयर की जाती है। इस मैप के द्वारा आपको ये चीज क्लियर होगी। ये जो हरा वाला पार्ट है दिस इज पीओके एंड दिस इज अफगानिस्तान, जो एक बाउंड्री हम लोग शेयर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ऑलराइट, अगर बाकी नेबरिंग स्टेट क्या है, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है एंड भूटान है। अच्छा, इंडिया की लार्जेस्ट बाउंड्री जो शेयर होती है वो है बांग्लादेश के साथ, तकरीबन 4100 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर है, फॉलोड बाय चाइना 3900 किलोमीटर। देखने में ऐसा लगता है कि चाइना के साथ लार्जेस्ट बाउंड्री है, बट इट इज बांग्लादेश। ऑलराइट जी, चलिए इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टलाइन किस स्टेट की है, तो हमें पता होना चाहिए गुजरात। इंडेंटेड कोस्टलाइन, इंडेंटेड का मतलब है जिसमें टूटी हुई कोस्टलाइन है। सिंस गुजरात इज हैविंग द लार्जेस्ट कोस्टलाइन, तकरीबन 1600 किलोमीटर की कोस्टलाइन है जिसको इंटेंडेड, टूटी हुई, जिसके अंदर दरारें हैं, क्रैक्स हैं, ऐसी कोस्टलाइन, इसलिए इसकी लेंथ ज्यादा है। इसलिए गुजरात में 2 चीजें याद रखो, लार्जेस्ट कोस्टलाइन है तो गुजरात इज द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। मोर ओवर गुजरात में मेरीन फिशेज की प्रोडक्शन हाईएस्ट है बिकॉज ऑफ इट्स लार्जेस्ट कोस्टलाइन। कोस्टलाइन है तो सॉल्ट प्रोडक्शन है, कोस्टलाइन है तो फिशिंग है। ऑलराइट, तो ये 2 फैक्ट्स और याद रखिए। ये आप देख सकते हैं, सेकंड नंबर की कोस्टलाइन डेटा सोर्सेज पे वेरी कर रहे हैं। फर्स्ट इज गुजरात, सेकंड कुछ आंध्र कहते हैं, कुछ तमिलनाडु कहते हैं, तो ये 2 हमारी सेकंड नंबर पे स्टेट्स हैं। ऑलराइट जी, चलिए
ये सवाल कहता है कि अंडमान एंड निकोबार तकरीबन कितने आइलैंड ग्रुप्स से बना है। तो ऑल्दो ये सारे ही डेटा बहुत सही नहीं है, डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, आई वुड नॉट से करेक्ट, इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तक ऐसा माना जाता है 572 आइलैंड से मिलकर अंडमान एंड निकोबार बना है। तो जो भी हाईएस्ट फिगर है उसको हम टिक कर रहे हैं। तो ऐसे सवाल भी कमीशन पूछता है कई बार जो क्वेश्चनेबल होते हैं अपने आप में। अच्छा, अब ये पूछता है कि वेरीनाग से कौन सी रिवर निकलती है। तो अगर आपको वेरीनाग की पोजीशन पता है तो आपको पता है वेरीनाग श्रीनगर के पास एक लोकेशन है जहां से झेलम रिवर का उद्गम होता है। बाकी की ये 3 रिवर, क्योंकि आप हिमाचल से हैं तो आपको पता है कि इनका जो स्रोत है वो हिमाचल के अंदर ही है। ऑलराइट, चलिए, ये कहते हैं चंबल रिवर के बैंक में कौन सा टाउन है। एक फेम, हमेशा जब भी हम ड्रेनेज बेसिन करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया करते हैं, तो 2 चीजें इसमें आते हैं, या तो ट्रिब्यूटरीज के ऊपर सवाल आता है, या कौन से माउथ, रिवर का माउथ कहां पर है, या रिवर कहां से इनिशिएट हो रही है, सोर्स क्या है, उसके ऊपर सवाल आता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर सवाल आता है, या रिवर एंड बैंक सिटीज के ऊपर सवाल आता है। जैसे हम कहते हैं कि चंबा किस रिवर के बैंक के ऊपर है, लुधियाना किस बैंक रिवर के बैंक के ऊपर है। तो ये सारी फेमस है कि आगरा किस रिवर के ऊपर है, बनारस, इलाहाबाद किस रिवर के ऊपर है। ऐसे ही कोटा इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर चंबल। सिंपल सवाल, कोटा जो बॉर्डरिंग सिटी है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान का। उज्जैन फेमस सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां पे हम बोलते हैं कि चंद्रगुप्ता ने रूल किया था, और ये उज्जैन में शिप्रा रिवर के बैंक के ऊपर बना हुआ सिटी। जबलपुर अ सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। सूरत रिवर अ सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर तापी। बिफोर डिबाउंचिंग इनटू अरेबियन सी, तापी सूरत से पास होके जाती है। सूरत इज अनदर नोन फॉर इट्स डायमंड कटिंग इंडस्ट्री विच इज अ फुट लूज इंडस्ट्री। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके जहन में होनी चाहिए। तो कोटा इज द एप्रोप्रिएट आंसर। चलिए जी, कौन से स्टेट में काजीरंगा नेशनल पार्क है। अगर आपको फेमस नेशनल पार्क ऑफ इंडिया पता है तो आपको पता होगा काजीरंगा इज इन आसाम। तो डी इज द राइट ऑप्शन। दीज आर द फ्यू फेमस नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट आपको पता है, रणथंबोर, गिर नेशनल पार्क, रणथंबोर एंड गिर नेशनल पार्क आर नोन फॉर टाइगर लायंस। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दीज 2 नेशनल पार्क आर इन मध्य प्रदेश। तो फेमस नेशनल पार्क है। ऑलराइट, चलिए जी, बाय व्हाट नेम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉल्ड इन केरला। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की से सवाल है। तो मैंने बताया था जहां पे ट्राइबल्स हैं वहां शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ट्रेंड है। इसको झूम बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, पोडू बोला जाता है आंध्र प्रदेश में, पूनम कृषि बोला जाता है केरला में, एंड बीरा बोला जाता है मध्य प्रदेश में। आपकी एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल है। हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे के टोटल 16 हेडक्वार्टर, रेलवे के टोटल 16 हेडक्वार्टर हैं। 16 जोन्स में रेलवे को डिवाइड किया है। हर जोन का एक हेडक्वार्टर है। तो सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। चलिए जी, कर्नाटका का कौन सा स्टेट ट्री है। अगर 2 रेफरेंस दूंगा, अगर आप इससे रिलेट कर पाओगे। और जैसे मेरे को ये आंसर नहीं आता था, लेकिन देख के मेरे को पता चल गया सैंडलवुड ट्री का स्टेट हो सकता है कर्नाटका। क्यों? अगर कर्नाटका की लोकेशन देखी जाए, अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें लिखा जाता है कि किष्किंधा एक नाम की जगह है जहां पे सुग्रीव रहता था और वहां पे हनुमान उसकी रक्षा करता था। किष्किंधा के जंगलों में चंदन की खुशबू आती थी। किष्किंधा इज इन कर्नाटका। सेकंड इज कि अगर आपने वीरपन के बारे में पढ़ा हो तो जो सारी चंदन की जो तस्करी है इट इज रिलेटेड विद द कर्नाटका। तो इसलिए भी आप यहां से गेस वर्क कर सकते हैं। ऑलराइट जी, चलिए, ये लास्ट सवाल है। इसमें पूछता है कि हिंदुस्तान में औरतों का क्या लिटरेसी रेट है सन 2011 के सेंसेक्स के अनुसार। आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट नियरली 76% के अराउंड है। मेल और फीमेल, मेल का इसमें ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, और फीमेल का इसमें कम ही होगा। तो इससे कम वाली फिगर्स को आपने ढूंढना है। 65 इज द एप्रोप्रिएट चॉइस, और ये जनरली आपको पता ही होता है, चाहे डेसिमल प्लेसेस याद ना हो। इसी में अगर आप देखोगे मैक्सिमम लिटरेसी अगर किसी स्टेट की है वो है केरला की। अगर विमेन लिटरेसी लीस्ट देखोगे इट इज ऑफ बिहार। तो काफी ज्यादा इलिटरेट स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश लिटरेसी कम है क्योंकि इनएक्सेसिबिलिटी, रिमोटनेस है, रूरल लेवल पे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट हो पाया। ऑलराइट, चलिए, तो इलिटरेसी 2 कारणों से थे, रिमोटनेस, इनएक्सेसिबिलिटी की वजह से। दूसरा होता है बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। तो अगर आप देखोगे जो नॉर्थ इंडियन स्टेट है जहां पे पेट्रियार्की बहुत स्ट्रांग है, पर्टिकुलरली हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, यहां पे लिटरेसी और अदर एचडीआई इंडेक्स थोड़े से कम होंगे बाकी इंडिया के कंपैरेटिवली। ऑलराइट, चलिए, ये सारे सवाल थे जो आपके एनटी पेपर सन 2018 में आए हुए सवाल हैं। तो हमने 2 पेपर को आज डिस्कस किया, 2017, 2018।
इनकी जो सॉल्यूशन फाइल है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी जाएगी। इसी का एक कोर्स डिटेल हमारे चैनल के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर civilstaffhimachal.speed.com के ऊपर है। वहां से भी आप इसके लेक्चर्स और लेक्चर्स के साथ एसोसिएटेड जो मॉडल आंसर्स हैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उनको भी आप डाउनलोड करके उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर civilstaffhimachal.com के ऊपर प्रीवियस ईयर सारे ही पेपर, चाहे एनटी है, अलाइड है, एचएस है, ये सारे पेपर वहां पे रखे हुए हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।